द 100 मेंस कंपटीशन 2025 का ये सीजन जो कि टोटल छठा सीजन होगा। इसका पहला मैच जो खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर और दो टीमें जो आपस में भिड़ेंगी वो टीम होगी लंदन स्पिरिट्स की टीम, दूसरी टीम होगी ओवल इनविंसिबल की टीम। इनके पिछले सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो लंदन स्पिरिट्स की जो टीम थी पिछले सीजन में केवल 8 मुकाबला खेल करके एक ही मैच जीत पाई थी। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि 8वें नंबर पर थी, जबकि वहीं पर ओवल इनविंसिबल की जो टीम है ये पिछले सीजन की चैंपियन टीम रही है। तो दोनों टीमें जो काफी हद तक पॉइंट्स टेबल में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट खड़ी थी पिछले वाले सीजन के अंदर, और आज के इस छठे सीजन के पहले वाले मैच के अंदर जब आपस में भिड़ेंगी और मैदान होगा लॉर्ड्स लंदन का वो फेमस मैदान जो अपनी स्लोप की वजह से काफी हद तक फेमस है। मैच होगा 5 अगस्त को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा, जब वहां पर धूप भी निकली होगी। तो एक डे नाइट कह सकते हैं कि द 100 मैच के तौर पर जब मुकाबला खेला जाएगा। तो इसके पहले जो अगर आप देखें 6 मैचेस यहाँ पर लास्ट के खेले गए हैं, 6 के 6 मैचेस यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। और उसमें भी अगर आप देखें तो 2025 के अंदर एक ये मैच है जो कि सरे और मिडिलसेक्स के बीच में हुआ है, एक ये मैच है जो कि ससेक्स और मिडिलसेक्स के बीच में हुआ है। ये 2025 के ही मैचेस की मैं बात कर रहा हूं। ये T20 के मैचेस है जो कि T20 ब्लास्ट के खेले गए थे अभी इसी सीजन में, यानी कि 2025 के अंदर 29 मई और 16 जुलाई को। यहां पर भी देखेंगे तो दोनों के दोनों T20 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती है, जहां पर 189 का स्कोर डिफेंड हुआ, हालांकि केवल 8 रन का डिफरेंस है। यहां पर 202 के जवाब में 186 बने, यानी कि यहां पर भी पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती। तो ये तो इस सीजन की बात हो रही है जहां पर दोनों मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती। हालांकि फॉर्मेट यहां पर T20 का था जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, केवल 20 गेंदों का ही डिफरेंस है। एक और चीज अगर आप देखें तो पावर प्ले के दौरान कोई बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो थ्रेट यहां पर बैटर्स को लेकर के रहा नहीं है, चाहे वो पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो। तो अंतर क्या आता है उसको देखने की कोशिश करें और आगे और बढ़ें। जो चूंकि यहां पर हम बात करें द 100 टूर्नामेंट की, तो दो मुकाबले तो जो इस साल यहां पर खेले गए उसके बारे में हमने बात कर ही ली, लेकिन पिछले साल जो इस मैदान पर आखिरी के 4 द 100 मैचेस खेले गए थे उन चारों में भी अगर आप जाकर के देखें तो वही चीजें, जहां पर 135 का स्कोर यहां पर डिफेंड हो गया था काफी आसानी से, और यहां पर देखेंगे तो 161 का स्कोर केवल 1 रन के अंदर से लेकिन डिफेंड हुआ। यहां पर 147 का स्कोर आसानी से डिफेंड हुआ, यहां पर 147 का स्कोर बहुत बड़े अंतर से डिफेंड हुआ। और एक चीज कम से कम हमको देखने को मिलती है हर एक मैच में, अगर आप देखें इंडिविजुअली इनिंग के बेसिस पर, जहां पर पेसर्स को कितनी विकेटें मिली, स्पिनर्स को कितनी विकेटें मिली, और इवन जो पावर प्ले की कंडीशंस थी वो तो कम से कम क्लियर है कि बहुत ज्यादा थ्रेट है नहीं। अगर आसमान पर बादल होते हैं तो ही यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हेल्प होगी। लेकिन इस मैदान की जो खासियत है, जो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि इस मैदान पर 3 मीटर के डिफरेंस का स्लोप क्रिएट होता है, यानी कि एक छोर पर ढलान होती है, एक छोर पर ऊंचाई होती है। उसकी वजह से एक छोर से बॉलिंग करने वाले तेज गेंदबाजों को इन स्विंग मिलेगी, तो दूसरे छोर से बॉलिंग करने वाले तेज गेंदबाज को आउट स्विंग मिलेगी। नेचुरली उनको करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, और इसी वजह से बॉलर्स यहां पर गेम में हमेशा बने रहते हैं। और इवन अगर आप देखें इन 6 के 6 मैचेस में तो स्पिन को 26 और पेस को 51 विकेटें जो मिली हैं। और जो आपको मैंने कहा ना, एक बात और ध्यान से सुनिए कि जो बॉलर्स यहां पर गेम में हमेशा से बने रहते हैं, तो इसी वजह से आप देखें ना, तो जैसे जैसे मैचेस यहां पर टूर्नामेंट्स के आगे बढ़ते चले जाते हैं स्कोरिंग रेट कम होता चला जाता है। हालांकि 2 ही T20 मैच इस सीजन में खेले गए हैं यहां पर अभी फिलहाल 2025 में, तो बहुत बड़ा सैंपल साइज है नहीं, लेकिन चूंकि ये पहला मैच है तो कंडीशंस बैठने के लिए ज्यादा बेटर हो सकती है, स्पाइट ऑफ दैट कि आसमान पर बहुत ज्यादा बादल हो। और यहां पर विकेटों की संख्या आप जो देख रहे हैं कि तेज गेंदबाजों को 51 में से 24 विकेटें पहली इनिंग में, 27 विकेटें सेकंड इनिंग में, और स्पिनर्स भी दोनों इनिंग के अंदर गेम में बने हुए हैं। यानी कि बैटर्स के लिए जो मौके हैं वो तो दिखाई पड़ ही रहे हैं, लेकिन बॉलर्स भी पूरे मैच के दौरान गेम में बने रहेंगे पावर प्ले के बाद। ये बात भी यहां पर क्लियर होती है, और इसी वजह से जो टीम यहां पर टॉस जीतती है जनरली पहले बैटिंग करने जाती है, जो कि सेकंड इनिंग तक जाते जाते ना पिच थोड़ी सी स्लो होती है। चूंकि एक विमेंस द 100 मैच भी खेला जा चुका होगा आज ही इन्हीं दोनों टीमों की, विमेंस टीमों के बीच में। बाकी जो अपडेट होगा पिच को लेकर के कि क्या यूज्ड पिच ही है या फ्रेश पिच है, बाकी वेदर कैसा है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद। और फाइनल टीम भी जो मेरे स्मॉल लिखी उसकी बेसिस पर बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, बिना देर के हुए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए फाइनल टीम के लिए। बाकी आइए देखते हैं कि क्या प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर बन सकता है। देखिए जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर की बात आती है ना, तो यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अवेलेबिलिटी को लेकर के, चूंकि इस टीम का अगर आप बेंच जाकर के देखें तो इनके पास बेंच पर कौन कौन है, जेमी ओवर्टन है, ओली पोप है, जेमी स्मिथ है, चूंकि ये तीनों के तीनों आज ही जब ये मैच खेला जा रहा है इसके एक दिन पहले भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि क्या एक दिन बाद ही जाकर के ये लोग तुरंत कोई 100 मैच भी खेल जाएंगे या नहीं, क्योंकि इसको लेकर के कहीं कोई अभी फिलहाल जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ना तो अपडेट है नहीं। अगर अपडेट आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूंगा। आपके पास कोई अपडेट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से फिलहाल ये प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर बनता दिखाई पड़े, जहां पर डेविड वार्नर, कीटन जेनिंग्स ओपन करेंगे। इसके बाद केन विलियमसन है, वेन मैटसन है,
एस्टन टर्नर, रियान हिगिंस हैं, लियम डॉसन जो कि चौथे टेस्ट मैच में खेले थे, फिर इनको अगले टेस्ट मैच खिलाया नहीं गया, तो उम्मीद है कि इनको रिलीज कर दिया जाएगा खेलने के लिए। बाकी जेफर कोहान है, रिचर्ड ग्लीसन है, ओली स्टोनो, ल्यूक वुड बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, और इन बॉलर्स में से अगर यही प्लेइंग 11 उतरी तो ये तीनों आपको पावर प्ले और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी आगे बढ़ते हुए करियर के भी आंकड़े देखना जरूरी है, उसको भी अगर आप देखें तो जो द 100 नाम का ये जो टूर्नामेंट है, इसी तरीके के टूर्नामेंट के अंदर जो अभी तक के 5 सीजन खेले जा चुके हैं उसमें कैसा करियर चला है इन सभी के सभी प्लेयर्स का, वो आंकड़े अब आपके सामने हैं। जिसमें अगर आप देखें तो डेविड वार्नर तो खेले नहीं अभी फिलहाल कोई द 100 का मैच, लेकिन कीटन जेनिंग्स 5 मैच खेलकर 137 रन बना चुके हैं, 34 का बढ़िया एवरेज है, जो कि सेकंड इनिंग में 53 का हो जाता है, पहली इनिंग का केवल 16 का एवरेज है। और इसको जरूर ध्यान में बना करके रखिएगा, क्योंकि आगे प्लेयर किसको पिक करना है किसको नहीं, उसमें ये नंबर जो है काफी काम आने वाले हैं। केन विलियमसन भी पहली बार खेलेंगे, लेकिन वेयर मैटसन ऑलरेडी 18 मैचों का एक्सपीरियंस है, 21 का बैटिंग एवरेज है, 295 रन बना चुके हैं, जिसमें बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग का लगभग सिमिलर ही आप कहेंगे, हालांकि काफी नीचे बैटिंग करते रहे हैं तो उतने मौके मिलते नहीं। बाकी एस्टन टर्नर जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इनके भी आंकड़े द 100 के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे है नहीं, काफी बिलो द एवरेज आप कहेंगे। बाकी रियान हिगिंस जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, इनके 6 मैच में 29 रन 6 विकेटें हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि काफी बेहतर आंकड़े हैं। तो ये एक प्लेयर ऐसे हैं जो कि आज के इस मैच के डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं, जबकि बाकी 3 प्लेयर जो आपको मैं बताया था ना कि टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं फिलहाल, वो अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके जहां पर चूंकि ये खेलेंगे तो पूरे चांसेस है कि ये काफी तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगे। और ठीक वहां पर लियम डॉसन के बारे में भी उसी तरह से आप देख सकते हैं, और इवन रिचर्ड ग्लीसन के 10 मैच में 11 विकेटें हैं, ओली स्टोन के 8 मैच 7 विकेटें हैं, 27 मैच 25 विकेटें हैं ल्यूक वुड के, और इसके बाद 14 मैच 12 विकेटें डैन वोराल, जो कि पॉसिबली बेंच पर ही साथ बैठे, लेकिन अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते तो कैसे आंकड़े इनके रहे हैं उसको आप जरूर देख करके रखिए। और जेमी ओवरटन के भी, तो इसको देखने के बाद कि करियर कैसा चला है 100 नाम के इस टूर्नामेंट के अंदर, यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ें और रीसेंट फॉर्म के बारे में भी जानने की कोशिश करें कि कैसे फॉर्म में ये प्लेयर्स बेसिकली हैं रीसेंट टाइम में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो डेविड वार्नर, जिनकी आखिरी पारी रही है अपने इस करियर के जो फिलहाल चल रहा है 75 नाबाद की, बीच में 2-3 मैचेस अच्छे नहीं गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर रीसेंट टाइम पर अगर आप कंपेयर करें तो रन्स तो इन्होंने बनाए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी को लेकर के डाउट है। जब कंसिस्टेंसी को लेकर के डाउट होता है तो इनको लेना है या नहीं, ये निश्चित तौर पर काफी हद तक हमको तय करना पड़ेगा। तय कैसे करेंगे, एक चीज होता है हमको डेटा देखना, एक चीज होती है प्लेयर की यूटिलिटी देखना, और बाकी जो प्लेयर्स हैं उस टीम के अंदर वो कितने स्ट्रांग है, और साथ ही साथ जो फैंटेसी की टीम लोग बना रहे हैं उसमें सिलेक्शन परसेंटेज कैसा है, उसको जब देखने उतरेंगे ना तो डेविड वार्नर लगभग सभी की टीम में आपको दिखाई पड़ेंगे, केन विलियमसन सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे, लियम डॉसन सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे, ल्यूक वुड भी आपको सभी की टीम में दिखाई पड़ेंगे। तो इन चारों प्लेयरों को लेकर के तो कोई डाउट यहाँ पर है नहीं, जो कि निश्चित तौर पर फैंटेसी में सभी की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। और 4 ही प्लेयर को लेकर के डाउट इसी वजह से क्लियर है लोगों का, क्योंकि लोग अभी तक ज्यादातर ना कई सारे लोग जेमी ओवरटन को भी टीम में पिक किए हुए हैं, जेमी स्मिथ लगभग सभी की टीम में है, जो कि पॉसिबली आज का मैच नहीं खेलेंगे। इसी वजह से 4 ही प्लेयरों को लेकर के कंफ्यूजन वो लोगों का काफी हद तक क्लियर है, उनको चारों को लोगों ने टीम में पिक कर रखा है, जिसमें से डेविड वार्नर को लेकर के निश्चित तौर पर एक बात तो है कि कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर स्पेसिफिकली अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग होती है तो एक अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी केन विलियमसन, इनका भी फॉर्म अगर आप देखें तो ठीक ठाक सा है और ये भी एक अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। बाकी लियम डॉसन जो कि अभी इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेल करके आएंगे, और रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो विकेटें भी इन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट में निकाले, चाहे T20 हो चाहे वनडे, और बैटिंग भी कर लेती है। तो निश्चित तौर पर, और साथ ही साथ एक और चीज इनके बारे में देखनी पड़ेगी कि जो सामने ओवल की टीम है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग खेलती कैसा है, क्योंकि ये दिन का दूसरा मैच होगा निश्चित तौर पर इस ग्राउंड पर, तो स्पिनर्स का रोल काफी अच्छा होने वाला है। बाकी ल्यूक वुड जो कि ओवरऑल जबरदस्त फॉर्म में है ही, इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं, विकेटों के नंबर से आप देखते चले जाइए, पिछले 3 मैच में ही 6 विकेटें हैं। तो जो चारों प्लेयर जो सभी की टीम में है, जिनको लेकर के कोई डाउट नहीं है, निश्चित तौर पर वो बेस्ट ऑप्शंस हैं जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं, जिसमें से निश्चित तौर पर डेविड वार्नर एक ऐसे प्लेयर जिनको मैं केवल और केवल सेकंड इनिंग की बैटिंग में प्रेफर करूंगा। तो क्या कीटन जेनिंग्स को उनकी जगह पर आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनका फॉर्म देखें तो रिसेंट लास्ट में बहुत अच्छा फॉर्म नहीं रहा है, हालांकि T20 ब्लास्ट जो हो रहा था ना, शुरुआत में कमाल की बैटिंग इन्होंने करी थी और एक बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन है। हालांकि इसके बारे में हम अभी अब आगे और चल करके देखेंगे, बात करेंगे। बाकी वेन मैटसन, इनका फॉर्म बहुत ही खतरनाक लगा हुआ है और ये जबरदस्त डिफरेंशियल प्लेयर, इवन स्मॉल लीग के लिए भी इनको मैं सजेस्ट करूंगा, जिनको सीधे आप टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी एस्टन टर्नर का फॉर्म खराब चल रहा है फिलहाल, और इनको आप निश्चित तौर पर स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में देखें ना तो उतने बेटर ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक और ऑलराउंडर है। अगर जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ और ओली पोप नहीं खेलते प्लेइंग इलेवन में, और जो कि निश्चित तौर पर तय हैं, और रियान हिगिंस उस वजह से काफी बेहतरीन ऑप्शन है। और जो आपको मैं कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स के नाम ले रहा था ना, वो तो निश्चित तौर पर थोड़े से अनश्योर से हैं कि उनको लेके जाए ना जाए, लेकिन इनको लेकर के पूरी श्योरिटी है, क्योंकि अगर आप इनका फॉर्म देखें, चाहे वो बल्ले से हो चाहे गेंद से हो, वो पूरी तरह से जबरदस्त है। तो अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते तो एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और सेम चीज जेफर कोहान को लेकर के भी कहूंगा, एक लेग स्पिनर के तौर पर वो काफी अच्छे फॉर्म में है और
सिमिलरली रिचर्ड गिल्सन का भी फॉर्म देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद ओली स्टोन जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन क्या ये एक अच्छे ऑप्शन होंगे? और जो प्लेयर इन फॉर्म है जिनके बारे में लोगों को उतना पता नहीं या लोगों ने टीम में लिया नहीं है, उसमें से किसको लेकर के जाएं? बाकी बेंच पर जो प्लेयर्स उनका फॉर्म आप जरूर देख करके रखिए। इस टीम के साथ ना एक कंफ्यूजन है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा, क्योंकि जेमी स्मिथ की भी अवेलेबिलिटी को लेकर के डाउट है, ओली पॉप की भी अवेलेबिलिटी को लेकर के डाउट है, और यही दो विकेट कीपिंग ऑप्शन थे इस टीम के अंदर। तो कौन विकेट कीपिंग करेगा इसको लेकर के अभी भी डाउट बना हुआ है। हालांकि हो सकता है ये टीम कोई बाहर से एक प्लेयर लेकर के आए, जिसमें माइकल काइल पेपर एक नाम है और एडम रोजिंगटन, उन दोनों में से कोई आकर के खेल सकता है। उसके बारे में जो अपडेट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा। अभी तक फिलहाल कोई कंफर्म अपडेट है नहीं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें तो हेड टू हेड को देख करके पता चलता है कि डेविड वार्नर तो खेले नहीं, हालांकि 100 ही नहीं खेले। कीटन जेनिंग्स के 2 मैच केवल 15 रन है, वेन मैटसन के 3 मैच 72 रन और ये एक अच्छे प्रोस्पेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं। टर्नर के 2 मैच में 39 रन है, विकेट नहीं है। रेयान हिगिंस के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, 6 मैच में केवल 27 रन है, केवल 3 विकेट है यहाँ पर लियम डॉसन के, तो ये एक डाउटफुल ऑप्शन बन जाते हैं। लेकिन उसी में रिचर्ड गिल्सन के 3 मैच में 5 विकेटें हैं, और इसके अलावा ओली स्टोन और लियो कूड के 2 मैच में 2-2 विकेटें हैं। और जो फॉर्म फिलहाल चल रहा है उसके बेसिस पर लियो कूड में ज़्यादा बेटर ऑप्शन मानूंगा। बाकी जो प्लेयर्स है वो निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से बेंच पर ही बैठेंगे। तो ये 4 प्लेयर तो हेड टू हेड में भी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ और प्लेयर थे जिनको हमको रिसेंट फॉर्म को लेकर भी हमने क्लियर किया था, या प्लेयर सिलेक्शन को लेकर के काफ़ी क्लैरिटी है लोगों के दिमाग में, तो क्या वह एक्चुअली टीम में नहीं ही आएंगे? तो उसको देखने के लिए अगर आप वेन्यू का भी डेटा देखने आए ना, तो निश्चित तौर पर वार्नर तो खेले नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सेकंड इनिंग की अगर बैटिंग है तो जरूर आप इनको ट्राई करिए। लेकिन कीटन जेनिंग्स की बात करें तो 2 मैच 75 रन इस मैदान पर 61 का हाईएस्ट स्कोर है, और दोनों बार सेकंड इनिंग की ही बैटिंग इन्होंने की है। तो अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो ये जो डेविड वार्नर है सेफ ऑप्शन है। और थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहें, जो कि मैं चाहूंगा भी निश्चित तौर पर, तो कीटन जेनिंग्स को आप लेकर के जा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको लेकर के जाएं। मैं फिलहाल कीटन जेनिंग्स को फेवर करूंगा। बाकी केन विलियमसन चूंकि टेक्निकली एक अच्छे बैटर हैं, बढ़िया नंबर्स भी इनके हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। वेन मैटसन के इस वेन्यू तक आते आते आंकड़े काफी खराब हो जाते हैं। हालांकि चाहे हेड टू हेड में देखा आपने, चाहे रिसेंट फॉर्म देखा, दोनों जगह पर काफी बेहतर ये दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक बात क्लियर रखिए, जो ये इन दोनों को बीच में लेकर के कंफ्यूजन है ना, अगर आप दोनों को ही नहीं ट्राई करते हैं तो वो तब सीधा सीधा आप लेकर के वेन मैटसन को चले जाइएगा। अगर ये दोनों आपको नहीं जम पा रहे हैं तो वेन मैटसन एक ज्यादा बेटर पिक होंगे। तो ग्रैंड लीग में इन तीनों को रोटेट आप कर सकते हैं, स्मॉल लीग में इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी एस्टन टर्नर के एक मैच में 26 रन है, वहीं पर रेयान हिगिंस एक ऑलराउंडर के तौर पर ठीक ठाक से नंबर है। लियम डॉसन के इस मैदान पर 15 मैच में 19 विकेट हैं, और यही एक रीजन है कि एक बढ़िया ऑप्शन बन जाएंगे। लेकिन रिचर्ड गिल्सन हो गए, ओली स्टोन हो गए, इनके आंकड़े इस मैदान पर भी काफी अच्छे हैं। लियो कूड के आंकड़े इस मैदान पर उतने अच्छे हैं नहीं। तो डिपेंड करेगा, और यहाँ पर भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ओली स्टोन के साथ जाएं या लियो कूड के साथ जाएं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं सजेस्ट करूं तो ओली स्टोन निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, पहली इनिंग की बॉलिंग में यहाँ पर लियो कूड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। जो इनका करियर जैसा चला है पूरा, उसके बेसिस पर ये चीज आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा लंदन की तरफ से तो प्लेयर सिलेक्शन को लेकर के क्लैरिटी कुछ हद तक आपको मिली गई है। बाकी डेविड वार्नर के बारे में बात करें या बाकी बैटर्स की वीकनेसेस के बारे में बात करें जो लंदन के लिए खेलते हैं, तो डेविड वार्नर सामने की टीम में जेसन बेरेंडॉर्फ है, उनकी 25 गेंद पर 27 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। टॉम करन के दूसरी गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट हो चुके हैं। सैम करन को तो बहुत अच्छा खेला है, और यही एक रीजन है ये ज्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन दिखाई भी पड़ते हैं। बाकी कीटन जेनिंग्स की बात करें तो इनके आंकड़े सामने वाली बॉलिंग ऑप्शंस के खिलाफ बहुत ही खराब है, चाहे वो कोई लेग स्पिन बॉलर हो। इवन नेथन साउटर पर तो 4 बार आउट हो चुके हैं, वो एक लेग स्पिनर नहीं है। तो लेग स्पिन की एक कमजोरी है। राशिद खान भी सामने की टीम में है, विल जैक्स हैं, जॉर्ज स्क्रिम्सॉ हैं, सैम करन है। तो चूंकि बॉलर्स के खिलाफ उतने अच्छे आंकड़े हैं नहीं, और जो पीछे डाउट बन रहा था कि इन दोनों में से किसको लेकर के जाएं, तो सेफ खेलना है तो वही बात कि डेविड वार्नर, रिस्क लेना है तो आप लेकर के जा सकते हैं कीटन जेनिंग्स को। बाकी केन विलियमसन को लेकर के कोई डाउट था नहीं, हालांकि इन तीनों बॉलर्स के खिलाफ आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए। वेन मैटसन के भी आंकड़े आपके सामने हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी एक अच्छे प्रोस्पेक्टर्स है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बैटिंग में। बाकी अगर आप देखें तो बॉलर्स के खिलाफ आंकड़े एस्टन टर्नर के काफी खराब है, खास करके राशिद खान पर। बाकी जेमी वॉटन के खेलने की संभावनाएं काफी कम है, ओली पॉप और जेमी स्मिथ के भी। हालांकि नंबर्स यहाँ पर हैं, वो उसको आप जरूर चाहे तो देख करके रख सकते हैं। तो ये तो थी लंदन स्पिरिट्स की टीम, जो बहुत बेहतर तो दिखाई नहीं पड़ रही, ये बात भी क्लियर है। और जैसा कि आपने पिछले सीजन में भी देखा, ये टीम नंबर 8वें पर थी पॉइंट्स टेबल में। लेकिन उसके बाद आकर के अगर आप ओवल इनविंसिबल की टीम को देखें, जहां पर माइल्स हेमंड ओपन करेंगे विल जैक्स के साथ, इसके बाद सैम करन है, जॉर्डन कॉक्स है, सैम बिलिंग्स हैं, डोनोवन फरेरा हैं, टॉम करन है, इसके बाद राशिद खान, नेथन साउटर, जेसन बेरेंडॉर्फ और साकिब महमूद। तो ये टीम निश्चित तौर पर दिखने में भी काफी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन क्या है एक्चुअल है उसको हम आगे समझेंगे। बाकी बेंच अगर आप इनका देखें तो गस एटकिंसन है, जो कि फिलहाल टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो इनके खेलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। बाकी 4 और प्लेयर है, जिसमें पावर प्ले और डेथ ओवर की बॉलिंग कौन कौन करेगा उसके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आपने पीछे लंदन की टीम के करियर आंकड़े देखे थे, ठीक उसी तरह से ओवल वाले प्लेयर्स के भी आंकड़े आप देख करके रखिए कि द 100 नाम के टूर्नामेंट में कैसे परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंसेज रही हैं। और एज ए बैटर देखें तो कामयाबी काफ़ी हद तक जॉर्डन कॉक्स की बहुत अच्छी है इस नाम के टूर्नामेंट के अंदर। 18 मैच 573 रन 44 का एवरेज और एक बहुत ही तगड़े डिफरेंशियल और इवन विकेट कीपिंग सेक्शन में तो फिलहाल चूंकि जेमी स्मिथ भी नहीं है, ओली पॉप भी नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि एक और नाम सैम बिलिंग्स का भी है जिनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन कंसिस्टेंट या सेफ अगर आप खेलना चाहें तो जॉर्डन कॉक्स बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। और इवन सैम करन, विल जैक्स और माइल्स हैमंड के आंकड़े भी आप देख सकते हैं, जिसमें सैम करन और विल जैक्स नंबर्स बहुत ज़्यादा तगड़े नहीं हैं, लेकिन चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और इवन सैम करन तो 27 में से 33 विकेट ले चुके हैं 519 रनों के साथ, तो ये कप्तान वाइस कप्तान के भी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी प्लेयरों के आंकड़े अगर आप देखते जाए तो टॉम करन है जब बॉलर काफ़ी कामयाब रहे हैं, बल्ले से भी रन बनाए हैं। और इवन राशिद खान के आंकड़े भी बहुत कमाल के हैं। नेथन साउदर थोड़े से प्लेयर उतने अच्छे दिखाई नहीं पड़े हैं, बाकी गस एटकिंसन तो खेल नहीं पाएंगे। साकिब महमूद के आंकड़े उनकी जहां पर चूंकि वो खेलेंगे तो 12 मैच 12 विकेट हैं, तो उसको आप जरूर देख करके रखिए। इसके बाद आइए रीसेंट फॉर्म की तरफ। और रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें जिसमें ये भी हम देखते हैं ना कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो कि सेफेस्ट हैं, जिनको सभी लोगों ने टीम में अपने रखा है, तो वो प्लेयर है विल जैक्स, वो प्लेयर है यहाँ पर सैम करन, वो प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगे राशिद खान, जेसन बेरेंडॉर्फ के तौर पर। ये चारों प्लेयर जिनको लेकर के कोई डाउट नहीं। और सीधे सीधे बिना आंकड़े देखे मैं भी क्लियर आपको कर दूं कि इन चारों को लेकर के आपको कोई डाउट रखना भी नहीं चाहिए। ये सीधे के सीधे आपके टीम में आएंगे, चाहे वो विल जैक्स हो, चाहे सैम करन हो, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे जेसन बेरेंडॉर्फ हो, सीधे आपके टीम में आने चाहिए बिना किसी डाउट के। हालांकि आंकड़े अगर आप देखना भी चाहें देखें ना, तो सैम करन अभी लास्ट मैच में काफी अच्छा करके आ रहे हैं, बाकी विल जैक्स का फॉर्म तो तगड़ा है ही। बाकी राशिद खान को लेकर के क्या ही बताया जाए आपको, जेसन बेरेंडॉर्फ भी पावर प्ले के कमाल के बॉलर हैं, डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, नंबर्स भी रिसेंट टाइम के काफी अच्छे हैं। तो इन चारों प्लेयरों की क्लैरिटी है, कोई डाउट नहीं है, सीधे टीम रखिए। और एक चीज आपको मैं और भी कह चुका हूं, जो कि विकेट कीपिंग ऑप्शन में नाम थोड़े से कम हो चुके हैं जेमी स्मिथ और ओली पॉप के नहीं होने की वजह से, तो जॉर्डन कॉक्स मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है जो अच्छे ठीक ठाक से फॉर्म में है। हालांकि कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना तो सैम बिलिंग्स के साथ ना तो जॉर्डन कॉक्स के साथ, और ये दोनों विकेट कीपिंग ऑप्शंस में हैं। दोनों में से किसी को भी आप पिक कर सकते हैं, मैं जॉर्डन कॉक्स को प्रेफर करूंगा। बाकी अगर आप देखें तो टॉम करन भी एक अच्छे नाम बन सकते हैं, जो कि रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो बॉलिंग कम कर रहे हैं, तो इनके बारे में देखना पड़ेगा कि बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। बाकी अगर आप देखें तो साकिब महमूद, चूंकि गस एटकिंसन अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक और अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। तो ओवरऑल 6 प्लेयर हमारे ये पक्के तौर पर ये जो टिक मार्क के साथ दिखाई पड़ रहे हैं ना, स्मॉल लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी माइल्स हैमंड हो गए या डोनोवन फरेरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं और काफ़ी हाईली टैलेंटेड प्लेयर हैं, नीचे आकर के बड़ी बड़ी हिटें करते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में उतने बेहतर ऑप्शन बन नहीं पाते उसी वजह से, चूंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। बाकी बेंच पर भी जो ऑप्शन है, जिसमें तवांदा मुझे एक ऑप्शन है, एक टैलेंटेड यंग टॉप ऑर्डर बैटर, अगर मौका मिलता है तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके हो सकता है माइल्स हैमंड के जगह पर खेल भी जाए, तो निश्चित तौर पर उनका भी नाम आप याद रखिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब हेड टू हेड के आंकड़े देखने आते हैं, तो ये देखते हैं कि ओवल के ये प्लेयर लंदन के खिलाफ जब खेलते हैं द 100 में तो कैसी परफॉर्मेंस है। तो माइल्स हैमंड के तो एक मैच केवल 5 ही रन है, बाकी विल जैक्स के 7 मैच 182 रन है, 26 के एवरेज है, 5 विकेट है। वहीं पर सैम करन के 6 मैच 134 रन, 33 के एवरेज है, वहाँ पर देखें तो 14 विकेटें हैं। और बाकी जॉर्डन कॉक्स और सैम बिलिंग्स के बीच में जो कन्फ्यूजन है वो यहीं पर दूर हो जाता है, जहाँ पर जॉर्डन कॉक्स के आंकड़े बेहतर है हेड टू हेड में। और बाकी देखें तो राशिद खान के 3 मैच में 9 विकेटें हैं, 5 में 5 विकेटें नेथन साउटर के भी। हालांकि हमारे पास जेसन बेरेंडॉर्फ का ऑप्शन है तो हम उनको ट्राई करेंगे, और साकिब महमूद को ट्राई करेंगे, जो कि एक मैच में कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो आप नेथन साउटर को जरूर ट्राई कर सकते हैं साकिब महमूद की ही जगह पर। और बाकी जो नीचे बीच में जो ऑप्शन है वो निश्चित तौर पर ग्रैंड लीग में ही रोटेट हो पाएंगे, स्मॉल लीग की टीम में तो जगह नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक बात, वेन्यू के आंकड़े भी अगर आप आकर के देखें तो यहाँ से क्लियर आपको हो जाएंगी कि ओवल इनविंसिबल की टीम में ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ेगी। और उसमें भी अगर आप आंकड़े देखने आए तो वही कॉमन नेम ही आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो विल जैक्स हो जिनका 31 का एवरेज है, 13 मैच 10 विकेटें भी हैं, सैम करन 14 मैच में 24 का एवरेज 17 विकेटें, तो कमाल के आंकड़े हैं। और यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स भी आगे निकल जाते हैं सैम बिलिंग्स से। बाकी राशिद खान को लेकर के तो कोई डाउट बनता नहीं, जेसन बेरेंडॉर्फ के भी इस मैदान पर 5 मैच में 8 विकेटें हैं, साकिब महमूद के 1 मैच में 3 विकेट हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सके तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में जेसन बेरेंडॉर्फ या साकिब महमूद में से किसी एक को हटा करके नेथन साउटर को ट्राई कर सकते हैं। और बाकी प्लेयर में जफर गोहर भी एक नाम है, अगर मौका मिलता है तो, और या इवन तवांदा मुझे अगर इनको टॉप ऑर्डर पर मौका मिलता है तो इस मैदान पर 2 मैच 72 रन बना भी चुके हैं, एक 38 की पारी, एक 34 की पारी। तो निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे जिनको रोटेट आप कर पाएंगे। बाकी इनके
इनके प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो माइल्स हैमंड एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलमोस्ट हर एक बॉलर, ल्यूक वुड को हालांकि बेहतर खेल गए हैं, लियम डॉसन को भी ठीक ठाक खेल गए हैं, लेग स्पिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो इनकी एक कमजोरी है। बाकी विल जैक्स की बात करें तो इनके आंकड़े खराब हैं। रिचर्ड ग्लीसन पर 6 गेंद पर 14 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। बाकी मैं लियम डॉसन पर बेहतर ही कहूंगा, ओली स्टोन पर थोड़े से फंसे हैं। तो ऐसे बॉलर जो शुरुआत में गेंद को अंदर बाहर कर सकते हैं, जिनके पास चेंज ऑफ पेस भी है, उस पर इनको दिक्कतें होती है। बाकी जॉर्डन कॉक के आंकड़े देखें तो ऑलमोस्ट हर बॉलर के खिलाफ इनके आंकड़े हैं, जिसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन सैम करन के आंकड़े अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने जो कि ठीक ठाक सही है निश्चित तौर पर, और जो उनकी यूटिलिटी है वो तो उनको कप्तान बनाता ही है। और बाकी सैम बिलिंग्स हो गए, टॉम करन हो गए, डोनोवन फरेरा हो गए, इनके भी आंकड़े देख सकते हैं। तो यहाँ तक आते आते एक बात तो क्लियर है कि ओवल इनविंसिबल की टीम वो काफ़ी हद तक आज के इस मैच में टॉप की टीम दिखाई पड़ रही है, और इसी वजह से कॉमन कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन भी उसी टीम की तरफ से हैं। लेकिन कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन भी हमारे पास जैसे केन विलियमसन, टॉम करन और डेविड वार्नर। लेकिन टॉम करन तभी अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं और डेविड वार्नर भी तभी अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग है, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी टीम क्या बनेगी उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमको देखना पड़ेगा टॉस के बाद कौन क्या कब करेगा। फाइनल टीम जो भी उसकी बेसिस पर बनेगी या जो पिच रिपोर्ट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, जिनको जाकर के आपको ज्वाइन करना है। लिंक ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है इसी वीडियो के, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी पूरी ले लीजिए, ग्रैंड लीग की टीम बनाइए। बाकी उससे भी जरूरी है कि पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना तो करिए, वरना वो तो सेकेंडरी चीज़ें फिलहाल। इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म। अभी चलते हैं, नमस्कार।